तो हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग अपना वही लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन के एप्लीकेशन जिसको बोला जाता है एटॉमिसिटी ऑफ द गैस एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो आज के इस पूरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे भैया एटॉमिसिटी ऑफ द गैस क्या होती है, पार्टिकल की इंटरनल एनर्जी क्या होती है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम किस तरीके से निकालते हो, मोनोएटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस, पॉलीएटॉमिक गैस या ट्राई एटॉमिक गैस उसको भी बोला जाता है। तो उन सब चीज़ों के बारे में भैया कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैं बता दूं कि आपको मैंने लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का एक पूरा लेक्चर चला था इसके जस्ट पहले। तो आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे आपको थोड़ा सा हिंट भी दिया था अपने डिग्री ऑफ फ्रीडम का। ठीक है, और वहाँ पे हमने इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड जो काइनेटिक एनर्जी होती है, हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी बहुत कुछ देखा था। एंड उसी के बेस्ड पे ये अपना है जिसको बोला जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम और एटॉमिसिटी ऑफ द गैस। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। पहले बात करेंगे, देखो, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, पहले किसकी बात करेंगे? इंटरनल एनर्जी की, फिर बातें करेंगे एटॉमिसिटी ऑफ द गैस की। ठीक है, अब देखो, इंटरनल एनर्जी को बेसिकली आप यू से दिखाते हो और ये बात सबको पता है। हाँ, और ठीक भी है, इंटरनल एनर्जी को यू से दिखाया जाता है। तो सपोज करो भाई, सपोज करो ये कंटेनर है। ठीक है, देखो हम अभी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ रहे हैं, तो हम सारी चीजें गैस के ऊपर अप्लाई करेंगे। और मैंने एक चीज भी बोली थी, हम जो भी चीजें लेंगे वो आइडियल गैस के लिए लेंगे। किसके लिए लेके चलेंगे भैया? एक आइडियल गैस के लिए लेके चलेंगे। ठीक है, तो सपोज करो आपके पास में एक कंटेनर है, उस कंटेनर में आपने आइडियल गैसेस भर के रखी है। ठीक है, आपने क्या करा, कंटेनर के अंदर बहुत सारी मतलब एक आइडियल गैस भर के रखी है। तो गैस भी है तो उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, जाहिर सी बात है। तो अगर उस मॉलिक्यूल्स को ध्यान से देखो भैया, तो जो मॉलिक्यूल्स होता है ये मॉलिक्यूल्स के पास में अपनी खुद की एक एनर्जी होती है। ठीक है, कौन सी एनर्जी होती है भैया? उसकी जो खुद की एनर्जी होती है उसी को बोला जाता है क्या? इंटरनल एनर्जी। और उसकी खुद की इंटरनल एनर्जी जो होती है उसके टोटल जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना पूरे सिस्टम की, टोटल काइनेटिक एनर्जी के भैया बराबर होती है। किसके बराबर? टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। तो इस कंटेनर में जब भी कोई आप आइडियल गैस भरोगे, देखो अगर आइडियल गैस की बातें करते हो तो रेस्ट ऑफ द केसेस बहुत बारी ऐसा होता है कि अगर हम ये मान लें कि पार्टिकल्स इसके रेस्ट मतलब आइडियल गैस के पार्टिकल्स कैसे भैया रेस्ट पोजीशन पे हैं। ठीक है, और इसमें कोई एक्स्ट्रा कोई बाहर से कोई फोर्स वगैरह काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर कोई बाहर से फोर्स वगैरह काम नहीं करता है तो इस गैस के मॉलिक्यूल्स की जो इंटरनल एनर्जी होगी और इस गैस के मॉलिक्यूल्स के मतलब जो टोटल एनर्जी होगी ना, काइनेटिक एनर्जी, तो उस टोटल काइनेटिक एनर्जी को ही बोला जाता है भैया उसकी इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो कभी भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर आपके पास में एक आइडियल गैस है या फिर कोई एक रैंडम गैस है, अगर आपने उसी को किसी कंटेनर के अंदर भर के रखा है भैया, तो उसकी इंटरनल एनर्जी का वैल्यू बता दो भैया। अगर वो पार्टिकल रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है, अगर आप ये सपोज करते हो कि पार्टिकल आपका रेस्ट पे है और उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर से नहीं लग रहा है भैया, तो उस पार्टिकल की जो इंटरनल एनर्जी होगी वो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। ठीक है, ये होता है, एक्चुअली में भी होता भी है। ठीक है, अच्छा, अगर अब इसकी इंटरनल एनर्जी उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर है तो एक फॉर्मूला आपको याद होगा, हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था। मीन काइनेटिक एनर्जी उसको बोला जाता है। तो मीन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भैया? भैया मीन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 kT। हाँ भैया, ये वाला फॉर्मूला तो बार बार दिख रहा है। और इसलिए मैंने बोला था जब इस लेक्चर को मैं स्टार्ट करा था, है ना, स्टार्टिंग में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बाद जब मैंने प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस का चैप्टर पढ़ाया था, टॉपिक पढ़ाया था, तब मैंने बोला था कि भैया ये वाला फॉर्मूला तुमको इतनी बार यूज होगा, इसको तुम रट्टा मारो, याद करो, तुम उसको बार बार प्रैक्टिस करो, कुछ भी करो भाई, ये फॉर्मूला तुमको आना चाहिए 3/2 kT। और ये कैसे आता है इसका पूरा मैंने प्रूफ आपको दिखाया भी था। ठीक है, तो आई थिंक अगर अब वो प्रूफ आपको याद होगा, है ना, वो प्रूफ अगर आपने मतलब चीजें वहां पे अगर समझी होंगी ना, तो पता होगा कि फॉर्मूला कहाँ से आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना कि एक कोट है, थॉट होता है, थॉट बोलते हैं ना, कोट्स बोलते हो, एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी, है ना। ये एक स्टूडेंट से मुझे कमेंट करा था, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी एंड नथिंग इज इजी भैया व्हेन यू आर लेजी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि अगर आप किसी चीज पे टाइम देते हो ना, तो अगर आप किसी चीज को टाइम दो भैया, तो जाहिर सी बात है कुछ टाइम बाद आपको उसमें थोड़ी सी सफलता जरूर मिलती है। मतलब वो चीज के बारे में ना आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं अगर आप उस चीज पे टाइम देते हो। जैसे सपोज करो तुमको एक टॉपिक है, सपोज करो भाई तुमको यही टॉपिक है मीन काइनेटिक एनर्जी का, तुमको नहीं आता है, और अगर तुमने इस टॉपिक पे थोड़ा सा टाइम दिया और उसको सीखने का ट्राई करा, भैया ये फॉर्मूला आता कहाँ से, तुमने अगर डिसाइड करा कि मुझे पता करना है ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो तुम भैया खोज के जाओगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ोगे, उसके बाद उसमें जब प्रेशर एक्सर्टेड का फॉर्मूला पढ़ोगे तो उसकी थियरी के जस्ट बाद तुमको मिलेगा काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर।
और काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में तुमको बताया जाएगा भैया ये फॉर्मूला कैसे आया। तो धीरे-धीरे जब आप तुम टाइम दोगे किसी टॉपिक्स पे ना, तो वो टॉपिक तुमको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, है ना? तो जब वो टॉपिक समझ में आ जाएगा भाई, तो तुम कहोगे भैया हाँ, अब तो पता चल गया ये टॉपिक कहाँ से आई, ये फॉर्मूला कैसे आता है 3/2 केटी। तो कहने का मतलब वही है, जो मैंने कोट बोला था, जो थॉट्स बोला था कि भैया एवरीथिंग इज़ ईज़ी व्हेन यू आर बिज़ी। अगर आप किसी काम को करने के लिए बिज़ी हो जाते हो, अगर आप कोई काम करने में इंटरेस्टेड हो, अगर उस काम में आप अपना टाइम देते हो भाई, तो अगर आप टाइम देते हो तो उसका रिज़ल्ट भी आपको ज़रूर मिलेगा। थोड़ा लेट ही सही पर मिलेगा ज़रूर भाई, ठीक है? तो अगर आप इस टॉपिक को समझना चाहते हो तो आप जाओ प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस का टॉपिक मिल जाएगा आपको, ठीक है? जाके उसको पढ़ो पहले, अगर ये टॉपिक ये फ़ॉर्मूला नहीं आता है तो, ठीक है? अच्छा, तो मीन काइनेटिक एनर्जी का भैया फ़ॉर्मूला ये होता है 3/2 केटी। भैया आप क्या-क्या बोलते रहते हो, है ना? चलो, तो अब इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं, तो इंटरनल एनर्जी ये बोलता है भैया कि वो टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। हाँ, ठीक है। तो अगर हम किसी मॉलिक्यूल की बात करें, सपोज़ करो हमारे पास में एक मॉलिक्यूल है 1 मॉलिक्यूल, तो उसकी मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी कितनी होगी? अगर मीन काइनेटिक एनर्जी की बात करें, तो यही मीन टोटल काइनेटिक एनर्जी होता है। तो ये बोल रहा है इंटरनल एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, जिसका फ़ॉर्मूला ये होता है। तो एक मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी हो जाएगी 3/2 केटी। है ना? एक मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, वो होगी 3/2 केटी। और तुमको अगर याद होगा मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम में जस्ट इसके पीछे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करी थी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअली में क्या होता है भैया, वो किसी सिस्टम के, किसी पार्टिकल्स के, किसी भी वेरिएबल के पोजीशन के बारे में बताता है कि भैया वो पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, उसके मोशन और उसकी पोजीशन के बारे में बताता है, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या करता है भैया, किसी पार्टिकल के मोशन और पोजीशन के बारे में बताने का काम करता है। तो अगर हम ये मान के चले, अगर ये एक मोनो एटॉमिक गैस है ना, अगर हम ये मान लेते हैं कि ये कोई मोनो एटॉमिक गैस है, तो भैया मोनो एटॉमिक गैस के लिए मैंने बताया था डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3। नहीं पता, अभी बाद में फिर कंप्लीटली डिस्कस भी करेंगे। तो अभी ये फिलहाल सुनते रहना, जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनते चलना, ठीक है? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की बाद में बात भी करने वाले हैं इसी लेक्चर में। तो कहने का मतलब ये कि जो हमारे पास में मोनो एटॉमिक गैस होता है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को आप दिखाते हो एफ से। एफ से किसको दिखाते हो? डिग्री ऑफ फ्रीडम को, ठीक है? तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो बेसिकली क्या करता है भैया, डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी पार्टिकल, किसी भी वेरिएबल्स के पोजीशन और मोशन के बारे में बताने का काम करता है, ठीक है? बाद में मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक की बात करेंगे, फिलहाल डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब समझना। तो अब आई थिंक समझ गए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। पार्टिकल का या फिर मॉलिक्यूल्स है गैस उसका, तो उसके मोशन और पोजीशन के बारे में बताने का काम होता है, और उसको आप स्मॉल एफ से दिखाते हो। बुक्स में हो सकता है एन से भी दिखा दिया जाए, स्मॉल एन से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? अच्छा, अगर हम पार्टिकल को डिग्री ऑफ फ्रीडम को, अगर किसी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम एफ से दिखाते हैं, तो अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्मेट में ये फॉर्मूला लिखना चाहें तो कैसा दिखेगा? भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्मेट में ये फॉर्मूला इस तरीके से दिखता है। जो इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल होती है वो 3 की जगह पे ये जो नंबर दिख रहा है ना, उसको हटा दो, उसको लिखो F/2 kT, ठीक है? F/2 kT। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में जो अपनी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो F/2 kT होता है। अगर तुमको ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेट में लिखना है, जैसे अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूँ, तो अपना जो मोनो एटॉमिक गैस होता है ना, मोनो एटॉमिक गैस, उसके अंदर एक ही एटम होता है। जैसे आप हीलियम की बात कर लो, नियॉन की बात कर लो, आर्गन की बात कर लो, क्रिप्टॉन की बात कर लो, ज़ीनॉन की बात कर लो, जो कि सिर्फ़ एक ही एटम होता है, सिर्फ़ एटम होता है। तो अगर किसी गैसियस एटम की बात करते हैं भाई, तो वो मोनो एटॉमिक गैस होता है, उसके अंदर एक एटम होता है, ठीक है? बाद में कंप्लीट डिस्कस भी करूँगा अभी। तो अगर उस मोनोटॉमिक गैस की बात करूँ, तो उसके पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 3 होती है। कैसे होती है वो भी बताऊँगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू अगर 3 रखोगे तो फॉर्मूला फिर से वही मिल जाएगा 3/2 केटी। डायटोमिक पे जाओगे तो 5 होती है, तो 5 रखोगे तो 5/2 केटी। तो हमको क्या चाहिए? 3/2 केटी, मतलब ये फॉर्मूला एक्चुअली में ना मोनोटॉमिक गैस के लिए। ये जो हम मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिखते हैं 3/2 केटी, ये एक्चुअली में मोनो एटॉमिक गैस की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, जो कि उसकी इंटरनल एनर्जी भी होती है। तो किसी भी फॉर्मूले को तुम अगर चाहते हो इस फॉर्मूले को डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के टर्म्स में लिखना, तो आप क्या करो, इस 3 को हटा के सीधा-सीधा एफ पुट कर दो, और एफ को बोला जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर मोनोटॉमिक की बात करी जाए कि तुम मोनोटॉमिक की वैल्यू 3 पुट कर देना, वापस इस फॉर्मूले पे पहुँच जाओगे। ठीक है? इतनी बात माइंड में रख के चलना, अभी मैं आगे डिस्कस भी करूँगा। अच्छा, तो अगर मैं तो अगर मैं इंटरनल एनर्जी को मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी को डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में लिखूँ तो ऐसा दिखेगा, ठीक है? F/2 kT। तो ये तो सिर्फ़ एक मॉलिक्यूल की बात हुई ना, एक मॉलिक्यूल के पास में इतनी इंटरनल एनर्जी है। तो अगर मैं 1 मोल मॉलिक्यूल की बात करूँ तो
कि हमारे पास में 1 मोल मॉलिक्यूल है, भैया एक इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल वो कितना होगा? 1 मोल की अगर मैं बात करूँ, ये तो 1 मॉलिक्यूल की बात है, अगर मेरे पास में 1 मोल हो, 1 मॉलिक्यूल नहीं 1 मोल हो, तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी? तो भैया अगर ये गैस जो कंटेनर में हमने भर के रखी थी, इसकी वैल्यू है 1 मोल, तो 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं भैया? 1 मोल में नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स होते हैं एवोगाद्रो नंबर के बराबर। किसके बराबर होते हैं? एवोगाद्रो नंबर्स के बराबर। और एवोगाद्रो नंबर क्या होता है भैया? 6.0223 भी लिखा जाता है, इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स भी बोला जाता है। इतने पार्टिकल्स होते हैं, मतलब 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं भैया। तो हमने बोला कि अगर हम 1 मोल इंटरनल एनर्जी की बात करें तो कितना होगा? हम उसमें कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं F/2 kT। सिंपल सी बात है, कितना हो जाएगा? एन F/2 kT। ठीक है। अच्छा, तुम में से बहुत सारे लोगों का भी ये डाउट्स आ रहा होगा, भैया ये आप लिखते रहो सब सही है, आपने अभी तक के और टी के बारे में नहीं बताया। भैया के जो होता है ना, इस के को एक्चुअली में बोला जाता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। क्या बोलते हो? बोल्ट्जमान कांस्टेंट बोला जाता है, जिसका वैल्यू होता है आर बाई एन। के इज इक्वल टू क्या होता है? आर बाई एन। आर क्या होता है? आर एक गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है, 8.0 समथिंग उसका वैल्यू होता है, ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है आर, कैपिटल आर। उसके बाद एन जो होता है, एन तो वही अपना एवोगाद्रो नंबर होता है, ठीक है। तो आर बाई एन के रेशियो को बोला जाता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, जो कि हमने उधर पे डिस्कस करा था, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, नहीं, हमने डिस्कस करा था इस चीज को वहां पे, जब हमने काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर के डिस्कस को हो रहा था, मतलब ये जो फॉर्मूला में डिस्कस करा था वहीं पे हमने इसकी भी बात ही करी थी, ठीक है। और टी जो होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो आई थिंक ये डाउट तो क्लियर हो गया कि बाकी चीजों का नाम क्या है, ठीक है। तो 1 मोल में कितने इंटरनल एनर्जी होगी भैया? उसमें कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर दो, बाकी ये F/2 kT। और यही फॉर्मूला तुम इसके फॉर्मेट में चाहते हो तो ये फॉर्मूला इसके फॉर्मेट में लिख दो, n इंटू 3/2 kT। तुम चाहो तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला यूज करना है, क्योंकि इस टॉपिक में मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम भी पढ़ाना है, तो मैं ऐसे यूज करूंगा। अगर तुमको डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में नहीं लिखना है, तुम ऐसे लिखो और डायरेक्टली ऐसे लिखो, ठीक है। 1 मोल मॉलिक्यूल्स की अगर इंटरनल एनर्जी की बात की जाए तो, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में लिखना है तो ऐसे फॉर्मूला यूज करो, नहीं लिखना है तो ऐसे फॉर्मूला यूज कर सकते हो भाई, ठीक है। दोनों चीजें आपस में सेम सेम होती है, ठीक। अब सुनना, तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास में जो बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट देखो k इज इक्वल टू होता है आर बाई एन। मतलब अगर मैं इस n को मल्टीप्लाई कर दूं k में, अगर n को k में मल्टीप्लाई कर दूं तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? k इंटू एन। तो मेरे पास में इधर k इंटू एन ऑलरेडी है, तो 1 मोल मॉलिक्यूल जो हमारे पास में है, 1 मोल की इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी? मैं K और N को ऐसा नहीं लिख सकता, F/2 तो है ही, F/2 तो अपनी जगह पे, N इंटू के को मैं R को डायरेक्टली लिख सकता हूँ। क्या हो जाएगा भैया? R, और T अपनी जगह पे भैया तो RT। तो कहने का मतलब ये है भाई, 1 मोल मॉलिक्यूल की एनर्जी तुम ऐसे भी लिख सकते हो NF/2 kT, चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो F/2 RT। मतलब एन और के को निपटा दो तो हो जाएगा आर। आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। और इनके टर्म्स में लिखना चाहते हो तो इनके टर्म्स में क्या हो जाएगा भैया? यू 1 मोल की इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? इनके टर्म्स में लिखना चाहो तो एन और के को हटाना है तो ये हो जाएगा 3/2 आर टी, ऐसे दिखेगा। तो तुमको जिस फॉर्मेट में फॉर्मूला चाहिए, तुमको अगर इस फॉर्मेट में फॉर्मूला चाहिए इंटरनल एनर्जी का तो ऐसे लिखो, ठीक है, डायरेक्टली, मतलब डायरेक्ट चाहिए तो ऐसे लिखो। अगर तुमको डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में चाहिए तो इनकी जगह पे तुम एफ चिपका के चलो, ठीक है भाई, करेक्ट है। चलो, ये तो हो गया 1 मोल मॉलिक्यूल्स की बात। अगर n मोल मॉलिक्यूल्स हो तो, अगर ये 1 मोल मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो भैया अगर n मोल मॉलिक्यूल्स हो तो n मोल मॉलिक्यूल्स में कितना हो जाएगा भैया? n मोल मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 मोल नहीं n मोल की बात कर रहा हूँ, तो स्मॉल n से मल्टीप्लाई कर दो तो F/2 RT, ये हो जाएगा NF/R2, NF/RT/2, ठीक है। तो अगर 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते तो n मोल में कितने हो जाएंगे? n इंटू F/2 RT, और इनके टर्म्स में लिखना चाहो तो 3/2 NRT। हो जाएगा इतना काम, ठीक है। तो इतने को नोट करो भाई, फिर हम लोग थोड़ा आगे भी डिस्कस करेंगे। फटाफट इनको नोट कर लो। ओके है इतना सा फॉर्मूला, आई थिंक ओके भी होना चाहिए भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने एक लाइन वाइज फॉर्मूला लिखा दिया, ठीक है। तो n मोल मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी NF/2 RT होती है। कैसे होती है? लाइन वाइज हमने समराइज कर लिया, ठीक है। अच्छा, ये तो होगी अपनी इंटरनल एनर्जी, ठीक। अब इस इंटरनल एनर्जी को हम कन्वर्ट करेंगे
एटॉमिसिटी ऑफ द गैस, क्योंकि हमको मेनली बात करनी है एटॉमिसिटी ऑफ द गैस और डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। तो अब हमको देखो, अब इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हमको पता हो गई, ठीक है। मैं चाहता ना तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू चिपका देता, सीधा बोल देता भैया कि एन मोल मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में इतना होता है, बस ये फॉर्मूला आप लगा दो, हो जाएगा तुम्हारा एटॉमिसिटी ऑफ द गैस। मैं चाहता तो वहीं से कर सकता था, बट आपको पूरा फॉर्मूला डीपली अगर पता हो ना कि चीजें कहाँ से आती है, तो करने का तो चीजों को पढ़ने का और समझने का तरीका अच्छा हो जाता है, फिर करने में मजा आता है फिर, है ना। चलो, अब आगे बात करते हैं, क्या बात करेंगे भैया, आगे बात करेंगे हम लोग एटॉमिसिटी ऑफ द गैस। तो एटॉमिसिटी ऑफ द गैस क्या होती है, एटॉमिसिटी ऑफ द गैस भैया, एटॉमिसिटी ऑफ द गैस अगर तुमको याद होगा तो हमने इसकी बात की थी एक जगह पे, एडियाबैटिक गैस एक्सपेंशन, याद है किसी को, थर्मोडायनेमिक्स यूनिट फर्स्ट, एडियाबैटिक गैस एक्सपेंशन, एडियाबैटिक गैस की वर्क डन निकालने के लिए पीवी के पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, हमने एक इक्वेशन निकाला था, गामा इज द एटॉमिसिटी ऑफ द गैस, याद है। तो वहीं से ये फॉर्मूला आता है। तो भैया एटॉमिसिटी ऑफ द गैस को बेसिकली आप गामा से दिखाते हो, और गामा का वैल्यू होता है सीपी बाई सीवी, है ना। गामा इज इक्वल्स टू क्या होता है, सीपी बाई सीवी, गामा का ये फॉर्मूला होता है। तो अब हम सीपी बाई सीवी की वैल्यू निकालेंगे, और सीपी बाई सीवी क्या होता है भैया, सीपी होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सीवी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूला तो हमको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर हमको पता है तो हम ये काम आसानी से कर सकते हैं। तो हम निकालेंगे पहले स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हम एक बार ये करेंगे तो हमको सीवी की वैल्यू निकल जाएगी, कांस्टेंट प्रेशर निकालेंगे, ठीक है। और एक बार निकालेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हम ये दो फॉर्मूला निकालेंगे भाई, ठीक है। तो आज के टाइम पे हमारा काम होगा, जब भी हम एटॉमिसिटी ऑफ द गैस निकालने जाएंगे तो उसका फॉर्मूला होता है सीपी बाई सीवी, ठीक है। अब सीपी बाई सीवी के लिए पहले हम निकालेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो तुमको याद होगा, अगर नहीं भी याद होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं याद करा देता हूँ। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है सीपी डी टी इज इक्वल टू, कुछ तो होता होगा ना, सीपीडीटी होता है, उसको सीपीडीटी बोलते हैं। इसकी वैल्यू ना मैं थोड़ा सा बाद में निकालता हूँ, इसको ना एक ट्रिक बोलते हैं। इसको निकालने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, तुमने ये तो पढ़ाई होगा, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, है ना। हम लोग इस पे इसको डील करेंगे, हम इसकी वैल्यू पहले निकालते हैं, मुझे पहले ये निकालना चाहिए था। चलो मैं पहले क्या करता हूँ, पहले हम लोग इसको निकालेंगे, ठीक है। इसको निकालने का एक आसान सा तरीका है। अब तुमको अगर याद होगा तो इंटरनल एनर्जी हम फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रहे थे भाई, तो वहां पे मैंने लिखा था सीवीडीटी, इसको बोला गया था कि अपना कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला ये होता है, और वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। तुमको अगर याद होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है सीवीडीटी, जिसको बोला जाता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। और नहीं याद है भाई तो रिमाइंड कर लो, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो रिमाइंड कर लो। अपने स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सीवीडीटी, जो कि अपने चेंज इन इंटरनल एनर्जी का भी, इंटरनल एनर्जी का नहीं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो कहने वाली बात है कि अगर मैं dt को उधर भेज दूं तो cv का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, du बाई dt, और ये किस पे निकाल रहे हैं हम लोग, ये निकाल रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, किस पे निकाल रहे हैं भाई, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। और जानते हो इस चीज को आप पार्शियल डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में लिख सकते हो, ठीक है। फिलहाल उसकी नीड नहीं है तो हम लोग नहीं लिखेंगे। अगला काम, अब देखो हमारे पास में ये फॉर्मूला होता है कांस्टेंट प्रेशर निकालने के लिए, मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर निकालने के लिए हम उसको लिखते हैं सीपी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे सीवी लिखा जाता है, कांस्टेंट प्रेशर पे सीपी लिखा जाता है। तो हमको सीवी की वैल्यू तो पता चल गई, है ना। सीवी की वैल्यू क्या है भैया, डी यू बाई डी टी इंटू वी, ये सीवी की वैल्यू है। एक काम करो, सीवी की वैल्यू पूरी निकाल देते हैं, है ना। पूरी निकालने का मतलब भैया, चलो देखो पूरा कैसे निकालते हैं। सीवी इज इक्वल टू क्या है भैया, डी यू बाई डी टी, यू की वैल्यू क्या है हमारे पास में, एन मोल ऑफ द पार्टिकल के लिए यू की वैल्यू है एन एफ आर टी। तो डी बाई डी टी, ये यू की वैल्यू पुट करेंगे कितना है भैया, एन एफ बाई टू आर इंटू टी, ये हमारे पास में वैल्यू है, ठीक है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं एन मोल की वैल्यू की हर जगह पे मैं एक मोल की बात करता हूँ, ठीक है। हम लोग एक मोल की बातें करेंगे, एन मोल की जगह पे ना एक मोल बातें करेंगे, तो बार बार तुमको एन डिस्टर्ब करेगा, तो एन डिस्टर्ब ना करे तो हम एन को हटा देते हैं, हम क्या करेंगे, एक मोल वाले मॉलिक्यूल की बात करेंगे, ठीक है। हम जब भी इंटरनल एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे तो याद रखना, अगर एन नहीं लगा रहा हूँ, तो अगर एन लगाऊंगा तो एन मोल की बात होगी, तो जितने मोल होंगे, एक मोल होगा तो एक पुट कर लो, दो मोल होगा तो दो पुट कर लो। पर अगर मैं एक मोल की बात करूँ तो एन की जगह पे एक, उसकी फॉर्मूला ये बन जाएगा एफ बाई टू आर टी। हम लोग ज्यादातर इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आसान होगा। चलो
तो अब देखो एफ बाई टू क्या है, एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, टू क्या है नंबर है, आर क्या है कॉन्स्टेंट है, तीनों को बाहर कर दो। तो एफ बाई टू और आर बाहर कर दिया तुमने, तो भैया टी और डी टी ये करोगे तो कितना आएगा, इनका डिफरेंशिएशन वन आएगा। टी का डिफरेंशिएशन भाई टी के रेस्पेक्ट में करोगे तो वन ही तो आएगा। तो सीवी की जो वैल्यू बनेगी कितनी हो जाएगी भैया, सीवी इज इक्वल टू एफ बाई टू इंटू आर, बस इतना सा। सीवी की वैल्यू कितनी आ गई, एफ बाई टू इंटू आर। ठीक है, एक मोल कोई गैस है तो उसका जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है भैया, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम उसका फॉर्मूला होगा एफ बाई टू इंटू आर। ठीक है, अब देखना, अब हम लोग ये फॉर्मूला तुमको पता है, ठीक है, सिंस ये फॉर्मूला हमको पता है, सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर होता है, मेयर फॉर्मूला भी बोला जाता है। तो अगर मैं सी बी की वैल्यू पुट कर दूं तो सी पी की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, सी पी को उधर सी बी को उधर भेज दो तो आर प्लस सी बी हो जाएगा, और मैं आर प्लस सी बी की वैल्यू पुट कर दूं तो वो है एफ बाई टू इंटू आर। करेक्ट है, दोनों में से आर को कॉमन कर लो तो सी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन प्लस एफ बाई टू। ठीक है, कैसा दिखेगा भाई, ये दिखेगा वन प्लस एफ बाई टू इंटू आर। करेक्ट है, कॉमन करना है, आर को कॉमन कर लो, तो कॉमन करोगे तो इधर वन हो जाएगा, इधर से खत्म। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनेगा सीपी का वन प्लस एफ बाई टू इंटू आर। तो कहने का मतलब ये कि अपने सीपी का फॉर्मूला ये होता है वन प्लस एफ बाई टू इंटू आर, अपने सीवी का फॉर्मूला ये होता है एफ बाई टू इंटू आर। ठीक है, अब हमको निकालना था एटॉमिसिटी ऑफ द गैस, तो अब मैं ये फॉर्मूला को वहां पे लाके पुट कर दूंगा। तो क्या बन जाएगा भैया, ये फॉर्मूला अब बनेगा, सीपी की वैल्यू कितनी है, वन प्लस एफ बाई टू इंटू आर, ये हो गया, डिवाइड बाई सीवी की वैल्यू कितनी है, एफ बाई टू इंटू आर। तो आर से आर निपट गया, ये हो गया वन प्लस एफ बाई टू डिवाइड बाई एफ बाई टू। बस इसी को बोला जाता है भैया एटॉमिसिटी ऑफ द गैस इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये एफ दिख रहा है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो तुमको अगर स्पेसिफिक हीट के फॉर्मेट में चाहिए तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो, सीपी बाई सीवी। अगर तुमको सीपी बाई सीवी का फॉर्मूला याद नहीं है तो तुम डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद कर लो, इसका जो फॉर्मूला डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में होता है एटॉमिसिटी ऑफ द गैस का, वो वन प्लस एफ बाई टू और एफ बाई टू के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम उसको याद रख सकते हो भैया। तो अब आई थिंक तुमको क्लियर हो गया होगा एक चीज कि एटॉमिसिटी का जो फॉर्मूला होता है गामा इज इक्वल टू सी पी बाई सी वी, उसकी वैल्यू वन प्लस एफ बाई टू डिवाइड बाई एफ बाई टू, जो कि आपको 11th क्लास की फिजिक्स के अंदर, ठीक है, केमिस्ट्री फिजिक्स के अंदर ही पढ़ाया जाता है ना, फिजिक्स के अंदर एक टॉपिक चैप्टर है, काइनेटिक थियरी का एक चैप्टर है, लास्ट में, एकदम लास्ट में, हीट उट के बाद में, जब आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया जाता है 11th क्लास में फिजिक्स में, तो उसके बाद हीट नाम का एक चैप्टर आता है, उस हीट वाले चैप्टर में तुमको मे भी काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस पढ़ाया जाता होगा, तो वहाँ पे तुमको डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला ये सारे दिखे होंगे वहाँ पे। और नहीं दिखे भाई तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, अब दिख गए है ना, उस टाइम नहीं दिखे थे तो अब दिख गए, आज दिख गए। तो इनको नोट करो, फिर हम लोग बात करेंगे अब मोनो एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस, पॉली एटॉमिक गैस, उनके लिए ये गामा की वैल्यूज क्या होती है, हम उनकी बात करेंगे, उनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, उनकी बातें करेंगे। ठीक है, तो फटाफट नोट कर लो भाई, जितना जल्दी नोट करोगे फिर आगे चलेंगे हम लोग। चलो आगे चले, हो भी गया होगा अब तक तो। अब आगे चलते भाई, मुझे ये फॉर्मूला तो नहीं मिटाना चाहिए था, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी इधर पे हम लोग लिख लेते हैं वो फॉर्मूले को। क्या था भैया, अगर हम सीपी की बात करें तो सीपी की फॉर्मूला था सीपी इज इक्वल टू वन प्लस एफ बाई टू इंटू आर। सीवी का फॉर्मूला है भैया एफ बाई टू इंटू आर, और एन मोल मॉलिक्यूल का फॉर्मूला ये है, और अपने गामा इज इक्वल टू सीपी बाई सीवी का फॉर्मूला क्या है, वन प्लस एफ बाई टू डिवाइड बाई एफ बाई टू। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले हम लोग बाद में, अब इस पे हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। ठीक है, ये मोनो एटॉमिक गैस कैसा दिखता है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, उसकी बातें करेंगे। ठीक है, फिर डायटोमिक की बात करेंगे, फिर पॉलीटोमिक की बात करेंगे। ठीक है, तो अब सुनना ध्यान से, हमारे पास में जो आइडियल गैस था, वो आइडियल गैस तीन टाइप्स का होता है, जिसमें पहला टाइप होता है मोनो एटॉमिक गैस। कौन होता है भैया, पहला टाइप का नाम होता है मोनो एटॉमिक गैस। तो अगर आपके पास में कोई आइडियल गैस है जिसमें से आपके पास में मोनो एटॉमिक गैस है, ठीक है, तो मोनो एटॉमिक गैस का मतलब होता है कि एक ऐसा गैस जिसके पास में सिर्फ एक एटम हो। ठीक है, द मोनो एटॉमिक गैस हैव वन एटम। कितना एटम होता है भैया, इसके पास में सिर्फ एक एटम होता है, और वो एटम जो होता है मोशन किस तरीके से करता है, ट्रांसलेटरी मोशन करता है। कैसा मोशन करता है, ट्रांसलेशनल, चलो ट्रांसलेशनल मोशन करता है। ठीक है, अब उसका जो ट्रांसलेशनल मोशन होता है ना, ध्यान से सुनना, जैसे सपोज करो तुम्हारे पास में ये एक पार्टिकल, सिर्फ एक पार्टिकल, अगर ये पूरा कंटेनर है, इस कंटेनर में तुम्हारे पास सिर्फ एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल की अगर मूव करने की बात करूँ तो कैसे मूव करेगा, और अपनी काइनेटिक थ्योरी का एक इक्वेशन भी होता है, एक फॉर्मूला है
कि भैया अगर कोई गैस है अगर मूव करती है तो हर एक डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से मूव करेगी, ये हमने पढ़ के रखा है। तो अगर मैं इस गैस को मूव कराना चाहूँ तो कैसे मूव करेगा भैया? ये पार्टिकल अगर एक ही पार्टिकल है तो ये एक्स डायरेक्शन में हो सकता है, जा सकता है। सपोज कर वी एक्स वेलोसिटी से वो एक्स डायरेक्शन में मूव करता है। नहीं चाहते हो तो हो सकता है वो वाई डायरेक्शन में मूव कर जाए, वी वाई वेलोसिटी से वाई डायरेक्शन में मूव कर सकता है, शायद वो जेड डायरेक्शन में मूव कर जाए। तो एक सिंगल पार्टिकल जब ट्रांसलेटरी मोशन करता है तो वो एक्स डायरेक्शन में भी जा सकता है, वो वाई डायरेक्शन में भी जा सकता है, वो जेड डायरेक्शन में भी जा सकता है, मतलब वो तीन डायरेक्शंस में जा सकता है भाई। ठीक है, तो जो अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम यही तो बोलता है, पार्टिकल के मोशन और पोजीशन के बारे में तो बताता है। तो भैया जब वो ट्रांसलेटरी मोशन करता है, जब मोनोएटॉमिक गैस की बात करते हैं तो मोनोएटॉमिक गैस के पास में सिर्फ एक एटम होता है जो कि ट्रांसलेटरी मोशन करता है, जिसकी वजह से उसके पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है भाई वो 3 होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन करता है, और ट्रांसलेटरी मोशन किस तरीके से कर सकता है? वो एक्स डायरेक्शन में भी जा सकता है, वो वाई डायरेक्शन में भी जा सकता है, वो जेड डायरेक्शन में भी जा सकता है, अगर एक पार्टिकल हो तो। ठीक है, जैसे एग्जांपल दूं तुमको, एक पार्टिकल वाले का एग्जांपल दूं। एक पार्टिकल वाले का एग्जांपल होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। इनके लास्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन तुमको दिखेगा, मतलब उनको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, मतलब ये भरे पूरे इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जैसे हीलियम तुमको बनाना हो, हीलियम एटम कैसे बनाओगे भैया? हीलियम एटम कैसे बनता है? हीलियम एटम भैया बस हीलियम से बनता है, सिर्फ हीलियम लिख दो बन जाएगा। जैसे अगर तुमको मान लो ऐसा कुछ बनाना हो, H2 बनाना हो, तो H2 कैसे बनाओगे? H2 बनाने भैया तो तुमको कम से कम 2 H चाहिए, तब तो H2 बनेगा। O2 चाहिए, तुमको 2 O चाहिए, O से O मिलाओ तो O2 बनेगा। तो O से O ऐसे मिलाओगे डबल बॉन्ड से। हाँ भैया ये चीज़ें तो पता है। तो अगर तुमको डबल-डबल मिलाना है तो ऐसे करना पड़ेगा। जब तुमको एटम चाहिए तो एक मोनोएटॉमिक में सिर्फ़ एक ही एटम होता है, तो भैया उनके लिए बाकी ये दूसरे वाले का ज़रूरत है ही नहीं। जब दूसरा वाला है ही नहीं भाई उसके पास में, तो ज़ाहिर-सी बात है सिर्फ़ यही वाला है और यही वाला है, तो सिर्फ़ एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, और एक डायरेक्शन उसका एक्स भी हो सकता है, वो वाई भी हो सकता है, वो जेड भी हो सकता है। तो कोई सा भी डायरेक्शन हो सकता है, तो इसकी वजह से जब वो ट्रांसलेटरी मोशन में होगा, तो कोई भी पार्टिकल, कोई भी आइडियल गैस जब अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे, तो अगर वो सिर्फ़ ट्रांसलेटरी मोशन करेगा भाई, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 डायरेक्शंस में मूव करेगा, जिसकी वजह से उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? 3। ठीक है? अब आगे बात करते हैं। तो अब अगला काम क्या है? अब हम उसके सीपी, सीवी और गामा को निकालेंगे। ठीक है? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी होगी भैया? एफ की वैल्यू हो गई 3। तो अगर मैं सीपी की वैल्यू निकालूँ तो सीपी कितना होगा भैया? सीपी का वैल्यू कितना हो सकता है? 1 प्लस कितना है? 1 प्लस 3/2 इंटू आर, ये हो जाएगा। ठीक है? मल्टीप्लाई करके चेक कर लो भाई कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2, 3 5/2 इंटू आर। सीवी की वैल्यू चेक कर लो। सीवी का फॉर्मूला होता है f/2, तो 3/2 इंटू आर। ठीक है, तो अब अपने गामा का फॉर्मूला क्या होता है? गामा इज इक्वल टू होता है सीपी बाई सीवी। तो सीपी की वैल्यू पुट करो भैया 5/2 इंटू आर, गामा सीवी की वैल्यू पुट करो 3/2 इंटू आर। तो भैया ये आर से आर कट गया, तो 5/2 और ये जगह 2/3, तो 2 से 2 कट गया भैया 5/3, मतलब 1 पॉइंट समथिंग, 2 बचेगा तो 1.6 लिख देता हूँ, चलो 1.66, चलो ऐसा ये डॉट डॉट आता रहेगा, तो 1.66 आएगा इसके गामा की वैल्यू, एटॉमिसिटी ऑफ द गैस, और इसका कोई यूनिट वगैरह नहीं चलेगा। तो भैया अपने गामा की वैल्यू निकालने का ये तरीका है। तो ये क्वेश्चन ना कभी-कभी एग्जाम्स में आते हैं भाई। ऐसा नहीं है कि मैं ये सिर्फ यूं ही पढ़ा रहा हूँ, इसके पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। भैया एटॉमिसिटी ऑफ द गैस क्या होती है? मतलब अगर आपके पास में कोई मोनोएटॉमिक गैस है या फिर कोई एक एटम दे देगा, जैसे बोल देगा भैया तुम्हारे पास में हीलियम एटम है, ठीक है? 1 मोल ऑफ हीलियम एटम, 1 मोल ऑफ हीलियम एटम हैव कितना एटॉमिसिटी ऑफ गैस, एटॉमिसिटी ऑफ गैस बता दो भैया कितना होता है, या फिर हैव कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके पास में कितना होता है बता दो। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो तुम डायरेक्टली बता दोगे कि 1 मोल ऑफ द गैस है भैया, तो 1 मोल ऑफ द गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, मतलब मोनोटॉमिक गैस है। अगर 1 मोल है तो 1 मोल मतलब हीलियम एटम है, तो हीलियम अगर एटम है भैया तो मोनोटॉमिक गैस है, तो गैस तुमको पहचाना आना चाहिए। अगर सिंगल है तो मोनोटॉमिक, डबल है तो डाइएटॉमिक। ये चीजें तुमने पहले भी डिस्कस करी थी, याद है? चलो, तो ऐसा कर लोगे भी, तो इस बेस पे क्वेश्चंस आते हैं, या फिर कभी-कभी तुमसे ये पूछ देगा कि अगर 1 मोल ऑफ हीलियम एटम है, एटॉमिसिटी ऑफ द गैस इज़, मान के चलो तुमको यही दे दिया कि 5/3, बोल दिया अगर इतना कि 1 मोल ऑफ हीलियम एटम है, एटॉमिसिटी ऑफ द गैस इज़ 5/3, डिफाइन इट्स इंटरनल एनर्जी, इट्स इसकी इंटरनल एनर्जी का वैल्यू बता दे। क्या करो? इसकी इंटरनल एनर्जी का वैल्यू बता दे भैया। तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू निकालने के लिए फिर से वही काम कर, पहले तो गामा तुमको दे के रखा है उसने,
तो गामा से तुम Cp बाई Cv की वैल्यूज निकालोगे। अब इंटरनल एनर्जी क्या थी भैया, इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज वन बाई एन एफ बाई टू आर टी, ये थी। तो अब तुम क्या करोगे, F की वैल्यू तुमको पता है कि अगर तुम्हारे पास में हीलियम एटम है तो F की वैल्यू 3 होती है, तो तुम 3 की वैल्यू पुट कर लोगे इधर से, 3/2 RT हो जाएगा इंटरनल एनर्जी, और वही तो अपनी काइनेटिक एनर्जी के भी बराबर होता है भैया, तो हो गया आंसर 3/2 KT, 3/2 RT। ठीक है, ऐसा कर सकते हो। ठीक है, अब तुमको RT की वैल्यू चाहिए तो एक काम कर सकते हो, इधर से गामा बाई गामा या फिर इधर से किसी भी एक की वैल्यू को निकालना पड़ेगा, तो उस तरीके से सिंपलीफाई करा जाता है फिर। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिखा जाता है। तो इस बेस्ड पे कभी-कभी क्वेश्चंस आते हैं भाई, इसलिए मैं ये सारी चीजें करा रहा हूँ। तो ये मोनोटॉमिक गैस का ये पूरा लेखा जोखा है। ठीक है, इनको नोट करो, फिर हम लोग डाई एटॉमिक गैस की बातें करते हैं कि डाई एटॉमिक गैस के लिए क्या क्या होता है। हो गया आई थिंक ये सारी चीजें। चलो अब हम लोग बात करेंगे डाई एटॉमिक गैस की। ठीक है भैया, किसकी बातें करेंगे, डाई एटॉमिक गैस की। चलो तो अब सुनना ध्यान से, अब जो अपना डाई एटॉमिक गैस होता है ना भैया, डाई एटॉमिक गैस का मतलब होता है कि वो मतलब एक ऐसा, मतलब ऐसा है उसके पास में दो एटम्स होते हैं। डाई एटॉमिक गैस हैव टू एटम्स। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है, डाई एटॉमिक गैस। चलो मैं ऐसा लिख देता हूँ, टॉपिक का नाम है भाई डाई 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 एटॉमिक गैस। ठीक है, तो डाई एटॉमिक गैस का मतलब ये, डाई का मतलब दो होता है, तो इसके पास में कम से कम दो एटम्स होंगे। जैसे जैसे भैया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन का तो तीन हो जाएगा। तो ऐसा कोई सा भी मॉलिक्यूल है ना जिसके पास में सिर्फ दो ही एटम्स हों। दो एटम्स वाले और कौन है भाई, दो एटम्स वाले C2, जितने भी दो एटम्स वाले सबको ले लेना। ठीक है, जो भी O2 जो भी टू वाले बनते हैं ना, सब अपने डायटोमिक गैस के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अपना परफेक्ट एग्जांपल ऑक्सीजन से काम हो जाएगा। तो जितने भी दो एटम्स रखते हैं, जो भी मॉलिक्यूल दो एटम्स रखते हैं, उनको डायटोमिक गैस बोला जाता है। गैसेस की सिर्फ गैस को लेना, ठीक है, एलिमेंट सॉलिड मेटल वेटल मत ले चलना। ठीक है, सिर्फ गैस को लेके चलना भाई। ठीक है, अच्छा, अब इनका जो मोशन होता है कि अगर ये O2 है, जैसे सपोज करो भैया ये O2 को बनाने के लिए तुम ऐसा बनाओगे, O2 डबल बॉन्ड बनाता है। तो अब ये जो O2 है, सपोज करो ये O2 है, एक O इधर पे एक O इधर पे, और इसने बॉन्ड बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ये अगर मूव करने की बात आए तो इसमें दो दो मॉलिक्यूल्स है भाई, और ये दोनों मॉलिक्यूल्स कैसे मूव करेंगे भैया, अगर हम डबल बात करें दो एटम्स की, तो दोनों एटम्स कैसे मूव करेंगे भाई। पहली चीज तो ये एटम एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं, ये वाई डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हो, ये जेड डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, मतलब एक तो काम इनके पास में ट्रांसलेटरी मोशन तो होगा। ठीक है, तो ये अगर डबल एटम भी है तब भी ट्रांसलेटरी मोशन तो करेंगे, मतलब ये तीनों डायरेक्शन में अभी भी जा सकते हैं। पर एक चीज और, ये रोटेशनल मोशन भी करेंगे। क्या करेंगे भैया, रोटेशनल मोशन भी करेंगे। भैया आप ये क्या बोल रहे हो, रोटेशनल मोशन कहाँ से आ गया इसमें, हाँ भाई करेगा। जैसे ये दो एटम्स है ना, ये सपोज करो एक एटम इधर पे एक एटम इधर पे, और इसमें कहीं पे रखा है, तो हो सकता है भाई वो ऐसे घूम जाए, ऐसे घूम जाए, हो सकता है ना ऐसे घूम जाए किसी एक डायरेक्शन में। जैसे मान लो ये एक्स और वाई है, ये एक्स और वाई है, इसमें ये पार्टिकल्स है। ठीक है, तो हो सकता है ये ऐसे रोटेट कर जाए इस तरीके से, या फिर ये पहले से ऐसे रखा हो इस डायरेक्शन में हो सकता है वो ऐसे रोटेट कर जाए, हो सकता है वो ऐसे रोटेट कर जाए। तो इनके रोटेट करने के पास में सिर्फ दो ही तरीका है भाई, या तो वो ऐसे रोटेट करेगा या तो फिर वो ऐसे रोटेट करेगा, या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज, सिर्फ दो एक ही डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है। अगर वो एक्स डायरेक्शन में है तो या वो घूम के वाई डायरेक्शन में जा सकता है, या फिर वो हो सकता है घूम के जेड डायरेक्शन में आ सकता है। तो मतलब सिर्फ दो ही डायरेक्शन में घूम सकता है। तो जब भी रोटेशनल मोशन होगा भाई, तो कितने होंगे रोटेशनल, रोटेशनल होंगे दो, ट्रांसलेशनल में कितने हो रहे थे, तीन, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बोला था मैंने, तीन, और रोटेशनल में कितने हो रहे भैया, दो। तो तीन ट्रांसलेशनल के दो रोटेशनल के मिला के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा भाई, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 5। तो अपने डाई एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है भैया, 5 होता है। ठीक है, कैसे होता है भैया, पहले तो इसके पार्टिकल्स तीनों डायरेक्शंस में मूव करेंगे तो ट्रांसलेटरी मोशन, तो ट्रांसलेटरी मोशन में अगर तीनों डायरेक्शंस में मूव करे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, वहां से एक चीज। जब वो रोटेशनल मोशन करेगा, मतलब वो अगर इस डायरेक्शन में तो ऐसे मूव करेगा, ठीक है, तो ऐसे मूव करेगा भैया, या फिर ऐसे मूव कर सकता है, मतलब दो डायरेक्शंस में मूव कर सकता है, एक्स में मूव कर सकता है, वाई में मूव कर सकता है। अगर वो वाई में तो वाई से वाई में, एक्स में जा सकता है, वाई से वो जेड में जा सकता है, मतलब दो डायरेक्शंस में वो मूव कर सकता है। तो अगर वो दो डायरेक्शंस में मूव कर सकता है भाई, तो रोटेशनल मोशन दो तरीके से हो सकता है। और रोटेशनल मोशन अगर दो तरीके से हो सकता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो रोटेशनल के लिए होगा वो दो होगा, तो तीन इसके लिए, दो इसके लिए, मिला के 5। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है डायोटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है भैया, 5 होता है। अब बाकी चीजों को देख लो, तो अब इनका सीपी सीवी निकालो, तो सीपी कितना होगा भाई, सीपी का फॉर्मूला वही 1/2 एफ, मतलब 1 + F/2 × R।
तो कितना हो जाएगा 1+5/2 इंटू आर कर लो भैया, ये हो जाएगा 5×2=7/2। ठीक है, और अगर सी वी की वैल्यू की बात करें तो 5/2 इंटू आर, और अपने गामा की वैल्यू निकाल लो सी पी बाई सी वी, ये हो जाएगा भैया कितना 7/2 इंटू आर, 5/2 इंटू आर, ये हो जाएगा 7/5 इज इक्वल टू 1 पॉइंट समथिंग, कितना 1.4 है ना, 5 1 5, 2 बचेगा 5.4, 1.4। तो ये बनेगा अपनी गामा। तुम चाहो तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हो गामा की वैल्यू। डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हो भैया, गामा इज इक्वल टू, ये भी फॉर्मूला होता है 1+f/2, f/2 ऐसा फॉर्मूला, तुम इस पर डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, सेम फॉर्मूला आएगा 1+5/2, 5/2 वही चीज तो है, 1+5/2, 5/2। तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, सेम आंसर आएगा 7/5, 1.4। तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, लाइन वाइज निकालोगे तो ज्यादा स्टेप ज्यादा नंबर। अपने ग्रेजुएशन में ना ऐसे ही चलता है, जितना स्टेप और जितने अच्छे से लिखे हो उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। ग्रेजुएशन में ऐसे चलता है। तो ये अपना डाई एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम और बाकी चीजें नोट करो। फिर हम लोग एक लास्ट है आज के टॉपिक का, ठीक है, आज का लेक्चर का लास्ट टॉपिक है भाई, उसको बोलेंगे, चलो क्या करूँ मैं, इनको मिटाऊँ कि नहीं, नहीं मिटाऊंगा मैं इस फॉर्मूले, इस बारी मैं इस फॉर्मूले पे करूंगा, चलो मिटा देता हूँ, इस बारी इस फॉर्मूले पे करूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं ट्राई एटॉमिक, या इसको पॉली एटॉमिक भी बोला जाता है, क्या भैया, ट्राई एटॉमिक या फिर इसको पॉली एटॉमिक भी बोला जाता है, पॉली एटॉमिक। ठीक है, तो ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक गैस क्या होता है भैया, ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसा गैस जिसके पास में 3 मॉलिक्यूल्स हो। कितने मॉलिक्यूल्स है भाई, जिसके पास में 3 एटम्स हो। 3 एटम्स वाले कौन है भैया, सल्फर 3, ठीक है, S3 हो जाएगा, और कर सकते हो तुम और कौन सा बोलूं मैं, P3 P4 होता है, S3 होता है, इतना तो मेरे को मालूम है, S3 होता है, ठीक है, S6 होता है एक्चुअली में। चलो N3 कर लेते हैं, N3 नाइट्रोजन है ना, N3 कर लेते हैं। ये अपना बेस्ट एग्जांपल है अपने इसके ट्राई एटॉमिक गैस के लिए, मतलब इसके अंदर 3 नाइट्रोजन्स को मिलाओगे तब जाके ये अपना अपना एटम्स को पूरा करेगा। ठीक है, तो ऐसा कोई सा भी गैस जिसके पास में 3 एटम्स होते हैं उनको बोला था ट्राई एटॉमिक गैस, जिनके पास में ये नंबर 3 होगा। जैसे और एग्जांपल दे दूं, SO2 ये ले लो भैया, ठीक है, CO2 ये ले लो, 3 एटम्स होने चाहिए, एक एटम इसका, 2 एटम इसका, एक एटम इसका, 2 एटम इसका, ऐसा भी हो सकता है। ट्राइएटॉमिक का पॉलीएटॉमिक में ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तुम बोलोगे ये तो कंपाउंड है, हाँ हो सकता है, पॉलीएटॉमिक गैस में कंपाउंड आता है। ठीक है, बस वो गैस होनी चाहिए, कोई कोई गैस होनी चाहिए, ना कि कोई कंपाउंड लेके चले जाओ फिर, ऐसा कोई कंपाउंड लेकर भैया जो कि लिक्विड फॉर्म में, हाँ भैया कोई गैस वाला कंपाउंड लेके आना, और सिर्फ 3 ही आइटम्स होने चाहिए। 3 कैसे, एक इसका 2 इसका, या फिर 2 इसका 1 इसका, बस ऐसा होना चाहिए, कुछ भी, बस 3 होना चाहिए। तो उसको बोला जाता है ट्राई एटॉमिक या पॉलीएटॉमिक गैस। ठीक है, अब इनका रोटेशनल कैसे, अब इनका मोशन कैसे होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा भैया। तो देखो पहले चीज तो ये कि 3 है तो फर्क नहीं पड़ता, वो 3 तो 3 डायरेक्शंस में मूव करेंगे ही, 3 है तो भी फर्क नहीं पड़ता, वो तीनों ट्रांसलेटरी मोशन तो करना ही उनका, मतलब वो हर डायरेक्शन में तो फैलेंगे फैलेंगे, पहली चीज तो कंफर्म है। दूसरा, अब उनका रोटेशन जो पहले 2 डायरेक्शंस में हो रहा था, 2 पार्टिकल्स थे इसलिए 2 डायरेक्शन में हो रहा था, अब इनके पास में 3 पार्टिकल्स है तो इनका इनका जो रोटेशन होगा वो तीनों डायरेक्शन में हो सकता है भाई। ठीक है, जैसे 2 पार्टिकल्स थे डायटोमिक में तो 2 डायरेक्शन में रोटेट कर रहे थे, पर 3 पार्टिकल्स है भैया तो तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं भाई। और अगर वो तीनों डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं भैया, उनका रोटेशनल 3 तरीके से होगा, तो ट्रांसलेशनल भी 3, रोटेशनल भी 3, मिला के डिग्री ऑफ फ्रीडम 6। ठीक है, तो अपने ट्राई एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 6, बाकी की चीजें तुम अपने से निकालोगे। ठीक है, बाकी अपना ये इसका आंसर तुम कमेंट करना, गामा की वैल्यू क्या होगी भाई, ये तुम्हारे लिए चलो होमवर्क है कि ट्राई एटॉमिक गैस या पॉली एटॉमिक गैस के लिए एटॉमिसिटी ऑफ द गैस की वैल्यू क्या होती है, ये तुम्हारा होमवर्क है। जितने लोग भी आज के इस लेक्चर को देख रहे हो भाई, उसका आंसर आप कमेंट करोगे कि पॉली एटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तुम ऐसे रेशियो जो भी होता है ऐसे भी कर सकते हो, या फिर तुम पॉइंट में निकाल के बताओ तो भी चलेगा, लेकिन बताना जरूर, मैं वेट करूंगा। ठीक है, चलो तो आज के लेक्चर में बस इतना ही भाई। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। एंड अगर इसमें तुमको कोई डाउट होगा तो कमेंट कर लेना, एंड इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट कर देना। बाकी तो नेक्स्ट लेक्चर में है फिर। ठीक है, तो अगले लेक्चर में फिर बातें करेंगे हम लोग, बेसिकली हो सकता है मैक्सवेल के डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को डिस्कस कर सकते हैं, या फिर एवरेज वेलोसिटीज वगैरह को। ठीक है, तो तैयार बैठे रहना, बाकी चीज़ों को अच्छे से रिवाइव कर लेना, रिवाइज कर लेना, एंड इसमें कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कल मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।